हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम गाइस बात करने जा रहे हैं 23 का जो हमारा मार्च का न्यूज़पेपर आज आया है। तो गाइस उससे पहले ना जो भी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीआईबी डे भी है, वर्ल्ड मेटलॉजिकल डे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सीधा न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो आज वर्ल्ड मेटलॉजिकल डे है, ठीक है। हर 23 मार्च शुरू हुआ था ये, और 23 मार्च 1950 से स्टार्ट होता आ रहा है। इस बार का जो गाइस थीम है वो है फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस, ठीक है। अब जो ये डे सेलिब्रेट करा जाता है, वर्ल्ड मेटलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, इसलिए करा जाता है। और बीइंग सेलिब्रेटेड सिर्फ 1961 से किया जा रहा है। डे इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर कि उनका रोल क्या है, कैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, थीम याद रखनी है, कौन सा डे में सेलिब्रेट करते हैं ये याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गाइस, जो पीआईबी की न्यूज़ थी इसमें था कि इंडिया एंड बेल्जियम, जहाँ पर आप इंडिया और बेल्जियम का रिलेशनशिप लिखा है आपने या लिखते हो, तो उसमें बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर्स हाईलाइट सक्सेस ऑफ कोलैबोरेशन इन स्पेस साइंसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड बेल्जियम और कुछ यूएस कनाडा, ये सब के ना एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने हाईलाइट किया कि साइंटिफिक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं स्पेस साइंसेस के बारे में और अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। तो हमारा जैसे कि एक सिस्टम है कि भाई बेल्गो इंडियन नेटवर्क फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है बीना ऑर्गेनाइज किया गया बाय द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज जिसे आप कहते हो। अब एरीज का ध्यान रखना, एक तरह का क्या है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेल्जियन साइंस पुलिस ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपस में साथ में काम कर रहे हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, बायो साइंस, मरीन साइंस, इनसे रिलेटेड साइंटिफिक पोटेंशियल, इंडो बेल्जियन ऑपरेशंस का क्या है उससे रिलेटेड इस पर काम चलेगा। इसमें नेटवर्किंग को भी पहला कोलैबोरेशन माना है, जिसमें कॉमन चैलेंजेस को ऐड किया जाएगा, बात की जाएगी उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद कुछ यंगर माइंड्स को लेकर आना, अट्रैक्ट करना, वो भी इसमें किया जाएगा थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, ठीक है। और वर्कशॉप को होस्ट कौन करेगा, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें, वो लोग करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर। तो बीना भी इसमें जो है नेटवर्क याद रखना फोस्टर करेगा, कोलैबोरेशन स्पेस रिसर्च बिटवीन बेल्जियन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट। तो अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कहीं पर भी तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बिना का जो कोलैबोरेशन होगा, इससे होगा क्या, इंडिया और बेल्जियन ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ठीक है। क्योंकि देखो जो 3.6 डॉट और 4M ILMT कह रहे हैं, लार्ज साइज ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं इंडिया में, तो इनका एक कमांडेबल साइंटिफिक पब्लिकेशन होगा, मैन पावर की ट्रेनिंग आगे नेक्स्ट जनरेशन में हो सकती है, तो वो सारा आपका इसके अंदर आएगा। अब देखो हमारी जो पहली न्यूज़ है ना इस न्यूज़ आर्टिकल की आज, वो है कोविड-19 पैंडमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर वॉन्स पीएम। तो इसमें ना बोला जा रहा है कि ना होल जीनोम सिक्वेंसिंग को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो इमर्जिंग वेरिएंट्स हैं ना कोविड के या जो इस वायरस के पूरे, तो उसको और असेस करा जा सके, ताकि इन्फ्लुएंजा को और तरीके से समझा जा सके। तो जीनोम सिक्वेंसिंग समझ लो क्या होता है। देखो जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आपने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को एक ऐसे ऑर्डर में लगा रहे हो, बेसिस को लगा रहे हो, जैसे एडेनाइन, साइटोसिन, सारे के सारे इसके सारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जीनोम्स हैं, थाइमाइन, ये सारे के सारे ना पूरे डीएनए ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बनाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम में क्या होता है, देखो 23 क्रोमोसोम पेयर होते हैं विद ए टोटल ऑफ अबाउट 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स में 24 डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं, 22 ऑटोसोमल हैं, प्लस सेक्स डिटरमाइनिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स भी है, ठीक है। तो 1 से 22 को नंबर रफली किया जाता है डिक्रीजिंग साइज में। जो सोमैटिक सेल है, देखो दिस इज़ हाउ जीनोम सिक्वेंसिंग हैपन्स। अब उसके बाद सोमैटिक सेल को फिर एक कॉपी उसकी क्रोमोसोम की ली जाती है 1 से 22 फ्रॉम ईच पेरेंट, उसको प्लस किया जाता है एक्स क्रोमोसोम से फ्रॉम द मदर एंड आइदर एक्स और वाई फ्रॉम द फादर, टोटल इसका 46 बन जाता है। तो 20,000 से लेके 25,000 तक ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। इससे सारी के सारे ह्यूमन जीन सिक्वेंसिंग का करने का तरीका होता है। अब ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सिक्वेंसिंग करना जीनोम की इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, वैल्यूएबल शॉर्टकट, और हेल्प करता है ये साइंटिस्ट को जीन्स के बारे में जानने के लिए जल्द से जल्द, ठीक है ना। और इसके बाद ये भी पता चलता है कि इंटायर जीनोम सिक्वेंसिंग से ये भी पता चल जाता है कि हाउ जीन्स वर्क टुगेदर, है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है। तो ध्यान रखना कि फाइनली जीन्स अकाउंट फॉर लेस देन 25% ऑफ द डीएनए इन द जीनोम। तो ये सारी की सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म निकल कर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसके वेरिएंट्स को जानना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि पब्लिक हेल्थ रेडीनेस को और बढ़ाने के लिए, इन्फ्लुएंजा केसेस को और समझने के लिए ज़रूरत क्या है, जीनोम सिक्वेंसिंग की जाए।
देखो चिल्ड्रन पार्क्स में ना इजरायली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्रिएट करा गया है। देखो कल आपको पता ही है वर्ल्ड वाटर डे था, है ना, और एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें क्या होगा कि भाई वाटर एफिशिएंट पार्क बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये इन इजरायली एम्बेसी ने यही बोला है कि बाय प्रोडक्ट है जो ग्रोइंग इजराइल इंडिया पार्टनरशिप, और हमें याद रखना है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी अलाइन सिस्टम है ये, ठीक है। और देखो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप लिखोगे कम से कम, वहाँ पर आप ये एक चीज़ नहीं डाल सकते हो। आपको पता ही है आज तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का मार्टरडॉम डे भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि एक देखो आर्टिकल्स की बात करें तो देखो सबसे पहले है अबॉलिशन इन दी इज़ द वे। अबॉलिशन इज़ द वे में गाइस देख लो, ध्यान से समझना कि ना यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ना इशू, अभी हमने ना कल ही बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट यही बात कर रहा है, सेंटर को भी यही बोल रहा है कि भाई जो ये हैंगिंग करने का तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तरीका है और कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 years आफ्टर होल्डिंग दैट द मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग बिजनेस बाय हैंगिंग कैन नॉट बी टर्म टू क्रूअल और बारबरिक। तो ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही वेंचर करा है ना कि भाई कुछ और डिग्निफाइड, कुछ और लेस पेनफुल मेथड निकाला जाए टू कैरी आउट डेथ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वन कंसिडर्ड लेस पेनफुल इन्वॉल्व्स लिटिल क्रूअलिटी हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ वाइडर डिबेट, है ना। ये कह रहा है कि किस चीज़ को आप क्रूअलिटी कहते हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा पेनफुल कहते हो, किस चीज़ को आप कम पेनफुल कहते हो। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। जुडिशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग हैव लीन टुवर्ड्स बैकिंग बोथ द आइडिया ऑफ कैपिटल पनिशमेंट को भी अगर आप हटा दोगे, आप कैपिटल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हैंगिंग को भी हटा दोगे। तो बेंच ने यहाँ पर ना कुछ सब्सटेंशियल डेटा को निकाला है। तो यहाँ पे ना 2 केसेस याद रखना गाइस। तो 2 केसेस आ रहे, एक तो केस है आपका बच्चन सिंह वर्सेस आपका स्टेट ऑफ पंजाब इन 1980, जिसमें ना ये अपहेल्ड करा गया था कि जो डेथ पेनल्टी है बट लिमिटेड टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जानी चाहिए, ठीक है। डेथ पेनल्टी दो, बट कब दो, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दो। फिर एक केस आया था दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983 का। इसमें बोला गया था जो मेथड ऑफ रूलिंग यानी कि जो हैंगिंग है वो सबसे ज़्यादा कम पेनलेस होती है एज पॉसिबल, और कोई ग्रेटर पेन नहीं करती। फिर ऐसे ही ना 35th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की 1967 में, जिसमें ये बोला गया इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि जो गैस चैम्बर या लिथाल इंजेक्शन जो देते हो वो भी लेस पेनफुल है। इट वॉज नॉट इन अ पोजीशन ऑफ कम टू द कंक्लूजन। लेकिन ये कह रहा है कि इन सब बातों से ये नहीं कि आप कंक्लूजन पर अब वो आ गए थे, कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर नहीं दी गई थी। तो ये कह रहा है कि इवन दो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट फेवर्ड एबॉलिशन, इट हैज़ डेवलप्ड अ रोबस्ट, की कुछ ऐसा ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस ऐसा निकाला जाए जिससे कि इसको एक बाहर आया जा सके। तो ये कह रहा है कि बैलेंस करना है, एग्रीवेटिंग मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को करने की ज़रूरत है। तो एम्पेरिकल एविडेंस ये कह रहे हैं कि हैंगिंग नीड नॉट बी रिजल्ट इन एन अर्ली और पेनफुल डेथ, while there is a body of proof that shows electrocution and जो लिथाल इंजेक्शन से have their own forms है, उनकी अपनी क्रियोलिटी है। तो वो अल्टरनेटिव तरीके से आपको बताने की कोशिश करा। तो दिस इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रोक्यूशन इज ऑल्सो लिथाल इंजेक्शन इज ऑल्सो द वे ऑफ हैंडलिंग दीज टाइप्स ऑफ केसेस। बट रियल इशू इज़ हाउएवर इज़ दैट एनी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन फॉल फ्रॉम ह्यूमननेस। देखो कह रहे हैं लेकिन आप रियल समझो ना, मकसद समझो। एग्जीक्यूशन का मतलब ही यही है कि वो ह्यूमन डिग्निटी को ऑफेंड करेगा, वो क्रूअलिटी पे जाएगा, वो ह्यूमेननेस ही होगा। तो डिबेटिंग द मोड ओनली डिपेंड्स द मॉरल डायलेमा ऑफ वेदर टेकिंग द लाइफ इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ टेकिंग द लाइफ, है ना। मतलब ये कह रहा है कि भाई लाइफ किसी की ले लेना या हम बिल्कुल क्रूअलिटी एंड डिग्निटी को ही हटा दें इज़ द एम, देन अबॉलिशन इज़ द आंसर। तो ये हमें क्वेश्चन अपने आप से करना है कि भाई कैसे इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तो गाइस नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में ना यहाँ पर बात होगी ओल्ड पेंशन के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम एज अ बर्डन ऑन द पुअर। इस पे देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे ना गाइस ओल्ड पेंशन स्कीम हमने और अभी न्यू पेंशन स्कीम के बारे में एक दिन डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। आज ना समझो ओल्ड पेंशन स्कीम ना बर्डन क्यों होती है पुअर के लिए। तो देखो डिमांड फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ ग्रोइंग स्पेशली आफ्टर अ फ्यू स्टेट, जब उन्होंने अनाउंस करा कि हम भाई दे वुड बी रिवर्टिंग टू इट। तो मेन स्ट्रीम जो OPS सेंटर ना प्री कंसीव नोशन यही होता है कि भाई इनएफिशिएंसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, है ना। तो नेवर द लेस देयर इज़ अ नीड ऑफ डिसएंटेंगल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ OPS की। कह रहा है कि और इसको तरीके से समझो, एग्जामिन करो कि ये कितना क्लास और वेलफेयर परस्पेक्टिव से दे रही है। तो कह रहा है कि इन द कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, जो 6 पे कमीशन है सब्सटेंशियली इंक्रीज द बेसिक सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जिसने बढ़ाई थी, कवर किया था उसमें पेंशन कंट्रीब्यूशन को, सेविंग्स को प्रमोट किया था फॉर पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। तो बेसिक मंथली जो सैलरी है क्लास 4 एम्प्लॉय की 7th पे नॉर्म में वो 25,000 है।
अबाउ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की, जो क्या बताती है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ द बॉटम 50% होना चाहिए ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ₹4,468, वेयर इज इट हैज़ ₹14,600 फॉर मिडिल 40%। तो सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हायर दैन द इनकम ऑफ मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा कह रहा है। तो ओपीएस क्या करता है, रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है जो सिर्फ ना बेटर ऑफ क्लास को ही फेवर कर रहा है। तो मिनिमम जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है वो 9,000 है 6 पे कमीशन नॉर्म्स के, वेयर जो सोशल सिक्योरिटी जो सुपरवाइजरी ब्यूरोक्रेसी है वो 500 रुपये से एक्सीड ही नहीं करती इन 14 स्टेट, अमाउंट इज़ जस्ट ₹2,000 इन फ्यू स्टेट। सोचो ज़रा आप। अब राइजिंग यानी कि पेंशन लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, तो कह रहा है पेंशन लाइबिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की है वो इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ हो रही है, जो हमने देखा कि ड्यू टू सब्सटेंशियल हाइक अंडर द पे सिक्स पे मैट्रिक्स, स्पेशली ट्रिकी टू विड्रॉ द ओपीएस फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, है ना, जब एनपीएस को इंट्रोड्यूस ही किया गया। तो एज अ रिजल्ट जो पेंशन लाइबिलिटी है सब्सटेंशली इंक्रीज़ कर गई 9% से टोटल एक्सपेंडिचर के, अनएक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर भी वो आगे बढ़ती जाएगी। तो जो पेंशन लाइबिलिटी है ना स्टेट में, वो आप सोचो कि 1.2% है जीडीपी के, ठीक है। तो फ्रॉम 2004 और 2019 में क्या देखा गया था, जो पेंशन एक्सपेंडिचर स्टेट की है वो आपका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दे रही है 16% का। तो कह रहे हैं कि बर्डन जो आप अल्टीमेटली देखोगे ना वो ना बेस पे पड़ता है, यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको एक्सप्लेन ऑथर कैसे कर रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो जी, कई स्टेट्स अभी भी 7th पे नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, और इवन जो 6th कुछ स्टेट्स तो रिपोर्टली नॉट इवन उन्होंने 6th पे के अकॉर्डिंग एरियर्स भी नहीं पे करे हैं। तो न्यू लिबरल फ्रेमवर्क जो है गवर्नमेंट स्पेशली एट द स्टेट लेवल, उनका कोई भी फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं होती है, डू नॉट हैव फिजिकल ऑटोनॉमी। तो करंटली बॉटम जो 50% जो पॉपुलेशन है उसको सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फॉर्म में 6 टाइम्स बहुत ज़्यादा इनकम से भी ज़्यादा उनको बर्डन को झेलना पड़ता है। अब ओपीएस की वजह से क्या होता है, जो पिरामिड पॉपुलेशन के बॉटम यानी कि जो नीचे लोग हैं विद मंथली इनकम उनकी बहुत कम होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी, और उनके ऊपर पॉवर्टी का भार भी है और कई तरह के भार है। तो मीडियन एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो 30 ईयर्स है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन बहुत सारे स्टेट्स में विल बिकम ओल्डर ओवर द नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स। तो पब्लिक प्रोविजन जो एजुकेशन का, हेल्थ केयर का है, वो इंडिस्पेंसिबल है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे संभालें। तो हाउएवर तो जो सेक्टर्स हैं जो कि मोर ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक रिक्रूटमेंट करना विद ओपीएस पोजेस एक्सपेंडिचर चैलेंजेस, है ना, पब्लिक गुड में, और डिप्राइविंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटी। तो ओपीएस ये कंपेल करेगा गवर्नमेंट टू कंप्रेस एन ऑलरेडी लो सोशल एक्सपेंडिचर वाले लोगों। तो ओपीएस फैसिलिटेट क्या कर रहा है, मोनोपोलाइज कर रहा है किस चीज़ को, फ्यूचर लेबर मार्केट्स को इन द प्राइवेट सेक्टर बाय दिस प्रोप्राइटरी क्लासेस। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से यही पता चलता है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके जो ट्रेंड्स थे वो सारे के सारे जो फेवर करते हैं वो सारे के सारे आपके जो डोमिनेंट प्रोप्राइटरी क्लास है उसी को फेवर कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री विद अनइक्वल जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होगा, तो उनको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए भी कैसे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का और लिविंग कंडीशंस को बेटर बनाए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इट मस्ट बी इक्विटेबल, यहाँ पर ये कह रहा है। तो कह रहा है कि देखो जी, ओपीएस के अपोज कर रहे हैं, नॉट बी वेपन, आप गवर्नमेंट को डाउन साइज कर दो और ये बोलो कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेटरी पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल प्रोवाइड मोर इगैलिटेरियन आउटकम, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेशली लोअर रंग इन द हायरार्की में आ रहे हैं फ्रॉम द वेजेस ऑफ द मार्केट, तो गवर्नमेंट को उनको ट्वीक करना पड़ेगा, न्यू पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड अ गारंटेड मंथली रिटर्न, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यही कहना की कोशिश कर रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, इसमें टॉप जो 10% है जिसके बाद 72% ऑफ वेल्थ है वो इस चीज़ को हटाए ना, वो परस्यू करे, वो इन्फ्लुएंस करे। तो ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें हंगर रिजल्ट जो डेथ में अमंग चिल्ड्रन आ रहा है अंडर द एज ऑफ 5 एंड टू मिलना स्टिल पुअर, उस सबको बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। This is about this article, guys. Now the next article is about the IPCC report that we'll discuss in the next tutorial itself. So road to ending tuberculosis के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर ना ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इंडिया हैज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म दिस टाइम टू इनेबल द वर्ल्ड टू गेट टू द एंड ऑफ द टीबी सूनर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस बार G20 होस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड को वेकअप कॉल 1993 में ही पड़ गई थी कि भाई WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है। सभी एडल्ट में हो सकती है टीबी ट्रीटमेंट भी, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इसमें लेबल करती है कि जो टीबी ट्रीटमेंट है फॉर एडल्ट एज अ बेस्ट बाय अमंग ऑल डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस। तो रिस्पॉन्स यही था 30 ईयर्स सिंस हैज़ शॉर्ट इमरजेंसी। तो करंट गोल यही है कि हमें ना 2030 तक ध्यान रखना टीबी को ना ख़त्म करना है। बट क्लैरिटी ऑन एंड कैसे करो, वेरिफिकेशन कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक इसका क्या रहा,
तो उसके लिए यहाँ पर बता रहा है कि देखो सारी बातें करके कि भाई इंडिया प्लेटफॉर्म है इस बार कि ख़त्म करवाया कह रहा है कि इंडिया के पास G20 की पूरी इस बड़ी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर वो हेल्थ को कैटलिटिक सेम मैनर जैसे जापानीज G7 प्रेसिडेंसी 2001 में हुआ था ना कि वहाँ पर उन्होंने ग्लोबल फंड क्रिएट करा था। तो हिस्टोरिकली सिमेट्री जापान लेट्स द G7 इन 2023। तो प्रोवाइडिंग लीडर्स ऑफ बोथ द नेशंस वो जैसे कुछ ऐसा काम करें जिससे कि भाई टीबी को एंड करें। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एरिया एंड द वन लाइकली टू टेक द लॉन्गेस्ट टू मैच्योर डिस्पाइट एक्साइटिंग डेवलपमेंट कि हमें ना डेवलपमेंट करना होगा, एडल्ट टीबी वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब डिलीवरी एट द बर्थ ओनली, ठीक है, वो भी हमें यूज़ करना है। हमने कोविड-19 एक्सपीरियंस करा ना, बस ऐसे ही हमें वहाँ पर भी करना है। सेकंड एरिया हमें क्या करना है कि ना हमें ना वन दैट कैन मूव मच फास्टर दैन द वैक्सीन इज़ दैट ऑफ द थेरेप्यूटिक एजेंट्स भी हमें ज़रूरत है कर निकालने की कि वो उनका भी हम ध्यान रखें, कोई कंस्ट्रेंट पैदा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। फिर ये कह रहा है कि थर्ड एंड मोस्ट इमीडिएट एरिया ऑफ एक्शन इज़ विद इन द स्पेस ऑफ डायग्नोस्टिक, यानी कि जहाँ जैसे ही AI असिस्टेड एंड हेल्थ रेडियोलॉजी में 90 सेकेंड में आपका रिपोर्ट हो जाता है, 90+ एक्यूरेसी भी इसमें रहती है, 95% एक्यूरेसी भी रहती है। तो मैच्योर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो शुरुआत में ही पता चल जाए, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाए कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली हैपनिंग। तो कन्फर्मेटरी क्वालिटी सारे जितने जब आएंगे तो उससे क्या होगा कि इंडिया कन्वीन द इंडेक्स डायग्नोस्टिक कोलिशन, बेंगलुरु में भी कोविड-19 में करा है। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ना दिस ईयर द वाराणसी स्टॉप्ड टीबी बोर्ड मीटिंग दिस वीक, तो वो बहुत बड़ा कमाल कर सकती है क्योंकि हमारा मकसद क्या है 2030 तक हमें क्या ख़त्म करना है हमें ट्यूबरक्लोसिस को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। यहाँ ना देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं फ्रांस में ओवर दी पेंशन स्कीम, ठीक है, पेंशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ लो यार पेंशन स्कीम के बारे में क्या है। देखो इसमें ना क्या था, प्रोटेस्टर्स जो है ना फ्रांस में वो ना क्लैश विद द पुलिस इन पेरिस, क्योंकि वहाँ पर बहुत अनरेस्ट है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना अभी डिसीजन लिया कि भाई स्टेट का जो पेंशन एज है वो 62 से 64 किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फ्रांस में ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो एजिंग पॉपुलेशन बहुत जल्दी फिर वो विच मीन्स मोर रिटायरीज न्यू एंट्रेंट्स वर्क फोर्स में है ना, तो दिस वुड कॉज अ करंट पेंशन सिस्टम टू फॉल शॉर्ट ऑफ इन द कमिंग डिकेड। तो जनरेशन जो वर्कर्स की हैं वो हाई मैंडेटरी टैक्सेस को भी एक्सेप्ट कर रही हैं टू फंड द पेंशन सिस्टम बिकॉज इट क्रिएट इंटरडिपेंडेंस एंड गारंटी स्टेट बैक्ड पेंशन अर्निंग। द न्यू सिस्टम मीन्स करंट वर्कर विल हैव वर्क लॉन्गर टू सस्टेन पेंशन फॉर द बेलोइंग एज पॉपुलेशन। तो ये ज़्यादा काम करना नहीं चाह रहे हैं, है ना, तो इनका यही कहना है कि भाई हम तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक भी चल रही है, यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि हम कोई काम वाम नहीं करेंगे। और बिगेस्ट ट्रेड यूनियन स्प्रेड है डिंग द प्रोटेस्ट, मेंबर्स को बोला जा रहा है स्कूल फैक्ट्री कहीं पर भी काम नहीं करो, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस गाइस। उसके बाद ना IPCC का जो मैं आपको ऊपर बताई रही थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देखो यार बार ना रिपोर्ट आई उसमें ना बोला गया कुछ बातें कि भाई हाउ शुड इंडिया रिड्यूस इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन व्हाइल फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट द सेम टाइम। तो देखो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने ना इस बार 6 असेसमेंट निकाला है साइकिल का मार्च 20 के अंदर अभी। तो रिपोर्ट में यही बोला गया है कि भाई आपको कुछ ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज अडेप्ट करने पड़ेंगे, कुछ मेन स्ट्रीम इफेक्टिव इक्विटेबल एक्शन करने पड़ेंगे ताकि आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर सोच सको। तो देखो सिंथेसिस रिपोर्ट में है क्या, इसमें बोला गया जो वर्किंग ग्रुप वन है ना इसने इवैल्यूएट करा फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके बाद इम्पैक्ट इसके अडेप्टेशन वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि अर्जेंसी किस चीज़ की है। अर्जेंसी इस बात की है कि हमें ना इमिशंस को कम करना होगा, 1.5 डिग्री जो सेल्सियस बढ़ा हुआ है उसको लिमिट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पर ही। तो ये बात है इसके अंदर। उसके बाद नोटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, रिपोर्ट में यही बोला गया कि ऐसे इवेंट दैट मेड पीपल मच मोर ससेप्टेबल टू फूड इनसिक्योरिटी, वाटर शॉर्टेजेस विद वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये सब। तो रिपोर्ट में यही हाईलाइट करा गया इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगे, तो ज़रूरत क्या फाइनेंशियल रिजोल्यूशन ली जाए। अगर हम चाहते हैं कि इक्विटेबल वर्ल्ड हो तो क्लाइमेट जस्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो व्हाट इज़ द वे है, तो रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट दैट विल नॉट ओनली मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो प्रोवाइड कुछ वाइडर बेनिफिट भी देगा, जैसे एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, एयर क्वालिटी को ठीक करना, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ठीक करो, बूस्ट करो उसको, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करो, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी अच्छा करो, इक्विटी को डिलीवर करो। ये सारी की सारी ना रिकमेंडेशंस आई हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ना अपना रोल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, अपना ठीक करो। अब इम्प्लीकेशंस क्या है, तो कह रहा है कि इंडिया की प्रायोरिटी यही है कि हम ना लॉस एंड डैमेज को मिनिमाइज करें इन टर्म्स ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी, और इक्विटेबल एक्शन एंड एडेप्टेशंस को अडॉप्ट करें। तो यही है प्रपोज अप्रोच, यही है कि भाई क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को एम्फोसिस किया जाए।
एंड दिस रिकग्नाइजेज दैट डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हम साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो हमें लोअर कैसे करना है कार्बन इमिशन को, क्योंकि देखो एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया कैन लोअर इट्स पर कैपिटा इमिशन थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज अगर हम लेकर आते हैं, सही भी सेक्टर्स में उसको डालते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा इससे बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, इंडिया शुड प्रायोरिटाइज शुड बी टू मिनिमाइज लॉस एंड डैमेज इन टर्म्स ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सेलरेट इक्विटेबल एक्शन एंड अडेप्टेशन। ठीक है जी, चलो जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। आज का तो देखो वर्ड आया वो आया डिस्कॉम्बिबुलेट। इसका मतलब होता है गाइस कन्फ्यूजन वाले स्टेट में रहना, जैसे बिविल्डर, बीडिविल, बिफिडल, फिडल, है ना, कन्फ्यूज स्टेट में रहना। यूसेज इसका क्या होता है, आई वेक अप फ्रॉम द ड्रीम क्वाइट डिस्कॉम्बिबुलेटेड। ठीक है, डिस्कॉम्बुलेट और डिस्कॉम्बुलेटेड बात याद रखनी है। मैरिटल रेप के रिगार्डिंग गाइस क्रिमिनलाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो मैरिटल रेप याद रखना सेक्शन 375 में है आईपीसी के, जो कि मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज करता है एंड होल्ड्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ हू इज नॉट अंडर 18 विद हिज कंटेंट नॉट अ रेप। ठीक है, ये ध्यान रखना। आई थिंक गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।